हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है, यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब वो आके किसी सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है, लेकिन जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है। क्लियर। सो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास होती है, सो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, फिर दूसरे मीडियम से पहले वाले में भी जा सकती है या किसी तीसरे मीडियम में जा सकती है। जैसे कि एयर से लाइट होकर आती है, ठीक है, एयर के थ्रू पास आउट, फिर किसी सरफेस से टकराएगी तो उस सरफेस के थ्रू आउट चली जाती है, मतलब पास कर जाती है उसे। ठीक है, फिर से वापस एयर में आ जाती है या कहीं और लिक्विड के अंदर चल जाए, सो उसके बाद फिर से एयर में आ जाए। तो इस तरीके से लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में एंटर करेगी टकराने के बाद। तो इसे क्या हम बोलेंगे, इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, यानी लाइट सेम मीडियम में रहती है, जो आपका नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा केस नहीं होगा। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था। देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हुआ, लाइट किसी मीडियम से टकराई, वो इसे पास नहीं करेगी, टकरा के जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है। और जहाँ पे इंसिडेंट हुई है वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ये रहा मीडियम, मीडियम 1 और 2। तो लाइट रे आएगी, आके इस मीडियम के सरफेस से टकराई तो इसको पास कर जाएगी। तो जहाँ पे टकराती है वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये रहा नॉर्मल, ये रही आपकी इंसिडेंट रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दो तरीके से जा सकती है, या तो टकरा के वो दूर चली जाएगी या फिर वो टकरा के नजदीक आ जाएगी। ठीक है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 मान लो आप। ठीक है। तो यानी क्या होगा कि यही इंसिडेंट रे क्या हो सकती है, नॉर्मल के पास भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। ठीक है। ऐसा कब होगा, देखो, जब मान लो आप बहुत चीजों को पास पास रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट उनसे टकरा के बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, है ना। लेकिन उन्हें दूर दूर हटा दो, जैसे आप दीवार होती है, एक कमरे की दीवार के दूसरे कमरे की दीवार से आप नहीं देख पाते लाइट को, है ना। यानी बीच में दीवार होने की वजह से क्या होता है, हमें एक कमरे की रोशनी दूसरे कमरे में नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर वहीं पे एक छोटा सा होल हम कर दें तो वहां से हमने क्या किया, हमने वहां से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया, तो अब लाइट आसानी से पास हो जाएगी, होता है ना। तो सेम वे में क्या होगा कि अगर पार्टिकल क्लोज आ जाए तो लाइट को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे, तो कहाँ होगी, वो नॉर्मल की तरफ आएगी। और अगर सामने वाला मीडियम ऐसा हो, कैसा कि लाइट के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल ओपन है, दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो क्या होगा, लाइट दूर तक ट्रेवल करेगी, है ना। यानी यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा बीच में, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। समझ आया। तो इस तरीके से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है और अपनी पाथ को या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। So the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely, क्या होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। कैसे, ओब्लिकली, मतलब स्ट्रेट नहीं है, कैसी है, ओब्लिक है, इस तरीके से।
कोई ना कोई एंगल बना रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या आप दूसरे वर्डों में क्या कह सकते हो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड हो जाती है ऑब्लिकली, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो अब हम करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि एयर है ना, हमारे चारों ओर एयर होती है, हम रूम में बैठे हैं तो हमें डायरेक्ट, मतलब चाहे आपकी एलईडी हो या सन की लाइट हो, कोई भी लाइट हो, हमें ऐसा लगता है कि वो सीधे पाथ में आ रही है, होता है ऐसे, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी? ऐसा नहीं होता। जब लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे कि आपने प्रिज्म में देखा होगा, है ना, जैसे हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लाइट की रे आई है ना, फिर यहाँ से क्या हो जाती है, आपको ऐसे स्ट्रेट दिखती है और फिर ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर में टूट जाती है। तो यहाँ से आई तो थी ऑब्लिकली, लेकिन अब बीच में स्ट्रेट हो गई या बैंड हो गई ऐसे, तो कैसे हुआ, यानी पहले वो एयर में थी, प्रिज्म को हमने बीच में रख दिया तो क्या हुआ, उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लाइक दैट। ये रहा, देखिए, जैसे यहाँ से ऐसे आई लाइट, अब इसने अपनी ऐसे 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 टूटती हुई दिखाई है, तो उसके बाद क्या है, यानी लाइट कैसे हो गई, बैंड हो गई ना। तो ये बैंड होना ही क्या है, रिफ्रैक्शन। सो डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो क्या जो हम सोचते हैं कि लाइट जिस किसी भी मीडियम के थ्रू हम तक पहुंच रही है, तो क्या वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज करेगी। लेकिन अगर मीडियम आपका सेम है तो क्या होगा, उसका स्ट्रेट लाइन पाथ ही रहेगा, ठीक है। सो वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से हम कैसे पता लगाएंगे कि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आप करोगे, जो आप दिन भर, मतलब दिन भर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप बकेट में पानी डालते हो, है ना, या पूल के अंदर देखा होगा, देखो, जैसे आप ग्लास में पानी ले लिया, आपने कांच का ग्लास है, पानी लिया, तो आपको जो इसकी तली है ना, जो बॉटम है ना, वो हमेशा कैसी दिखेगी कि थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप पानी को हटा दोगे तो क्या है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगी कि इसमें तो ऐसा कोई उभार था ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखिए क्या है, पहले आपको बॉटम बिल्कुल प्लेन दिखेगी और जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये वाला हिस्सा आपको कैसा लग रहा है, जैसे उभरा हुआ हो, ठीक है। सेम वे में जब क्या करें, हम किसी थिक ग्लास स्लैब के ऊपर, किसी थिक ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर रख देते हैं, या हमने पेपर पे कुछ लिख लिया और उसके ऊपर हम ग्लास की स्लैब रख देंगे, तो हमें वर्ड कैसे लगेंगे, जैसे सारे उभर के ऊपर की तरफ आ गए हो, ठीक है। सो प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड, रेज्ड मतलब उभरे हुए, उठे हुए। When viewed through the glass slab, why does it happen? तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अब हम चीज़ों को कब देख पाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, है ना। जब लाइट वहाँ पे टकराएगी, तो जब लाइट वहाँ पे टकराती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इसलिए हमें क्या होता है, वर्ड्स जो है उभरे हुए प्रतीत होते हैं। सो हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। हमने ग्लास का एक टम्बलर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने, इसमें पानी डाल लिया। अब क्या होगा, देखो आपकी जो पेंसिल है वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे, अब जो पोर्शन पानी के बाहर है वो तो स्ट्रेट ही दिख रहा है, लेकिन जो पोर्शन पानी के अंदर होगा वो आपको कैसा लगेगा, बैंड हुआ प्रतीत होगा,
है ना, कैसा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मुड़ के ऊपर की तरफ आ गई हो पेंसिल, ठीक है। तो यानी पेंसिल आपकी सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कब चेंज कर रहा है, जब हम उसे पानी में रखते हैं तो। सो इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो वो अपनी पोजीशन कहाँ चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे एयर और वाटर की कॉमन बाउंड्री है। इंटरफेस क्या होता है, कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। तो मीडियम जैसे एयर गैस हो गई, वाटर आपका लिक्विड हो गया। तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ तक एयर है टम्बलर के अंदर और यहीं से वाटर शुरू होता है। तो यहीं से आपको आपकी पेंसिल के अंदर बैंड दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, बैंड दिखाई देगा। तो you might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। देखो, अगर आपने कोई भी चीज रख ली पानी के अंदर, ठीक है, सिर्फ लेमन ही नहीं, आप अगर अपना हाथ डालते हो पानी के अंदर तो क्या होता है, वो चीज अपने एक्चुअल साइज से कैसी दिखती है, थोड़ी बड़ी दिखती है साइज में। कैसे दिखती है, बड़ी दिखती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ पे एयर और वाटर मिलते हैं, जो इंटरफेस होता है, जो कॉमन बाउंड्री है, वहाँ से लाइट क्या कर लेती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और जब अपने पाथ को चेंज करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ है, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। क्लियर है बेटा। सो हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस। तो आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस करते रहते हो आम लाइफ में। जैसे आप नहाते हो, है ना, या आप किसी स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाओ, तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो आप जितनी मतलब एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा उभर के दिखेगी, है ना। हाथ अगर आप डालते हो बकेट के अंदर तो आपको हाथ बड़े बड़े नज़र आते हैं। कोई तिनका डालते हो वो बड़ा नज़र आता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो कोई स्ट्रेट चीज़, जैसे आपने छड़ डाल दी पानी के अंदर, तो कैसी होगी, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, बैंड होता है उसमें। तो वो कहाँ पे, जहाँ पे इंटरफेस होता है, जहाँ पे दोनों की कॉमन बाउंड्री होती है, वहां से हमें वो चीजें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों, बिकॉज लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन और पाथ व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर। तो एपरेंट क्या है, मतलब जो एक्चुअल नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल नहीं है मतलब आभासी, जो हमने माना है। So the light reaching you from portion of pencil inside water seems to come from different direction compared to the part above water। तो जैसे हम पेंसिल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो, जिस पोर्शन से मतलब एक जो डूबा हुआ है वो वाला पोर्शन और एक जो बाहर है वो पोर्शन, देखो एक्चुअल में साइज कितना है इसका, इतना है ना, यानी इसका जो डायमीटर है यहाँ पे बड़ा दिख रहा है और पानी से बाहर कैसा दिख रहा है, जैसा एक्चुअल था। तो जो ये चेंज आया है ये क्या है, इसका एपेरेंट चेंज, ठीक है। क्या है, एपेरेंट, मतलब चीजें वास्तविक नहीं रही। सो दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। तो क्या होता है, क्योंकि लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन से आएगी अब, तो यानी ये रहा वाटर सरफेस और ये रहा एयर और वाटर। तो पेंसिल जो है आपकी इस तरीके से बैंड हुई दिखेगी आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका इंटरफेस, So for similar region, the letters appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. तो जैसे हमें पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है या अपने एक्चुअल साइज से अलग दिखाई देती है, वैसे ही जो वर्ड्स हमने लिखे थे, जो लेटर्स थे, प्रिंटेड मटेरियल है, अगर हम उसके ऊपर ग्लास की स्लैब रख दें तो क्या होगा, वो उभरे हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? बिकॉज
अलग अलग मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो लाइट की वो अलग अलग होती है। तो मेन रीजन क्या है इसके पीछे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और डायरेक्शन चेंज क्या होगी, क्योंकि लाइट जो है हर एक मीडियम में अलग तरीके से ट्रेवल करती है। अलग तरीका इन द सेंस कि उसकी स्पीड जो है डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज कब होगी, जब सामने वाला मीडियम के मतलब जो पार्टिकल हैं बहुत पास पास होंगे, डेंस होगा, ठीक है। और इंक्रीज कब होगी, जब मीडियम कैसा होगा, रेयर होगा। रेयर मतलब पार्टिकल जो है वो दूर दूर है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, so does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine? तो क्या ऐसा किसी और लिक्विड में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अब कुछ मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, तो उनका साइज एक्चुअल में भी इंक्रीज हो जाता है। सो with the letters appear to rise in the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab. तो आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके कि जो हम प्लास्टिक के स्केल यूज करते हैं, अगर आप उसके थ्रू देखते हो तो भी क्या होगा, तो भी आपको मटेरियल चेंज दिखेगा। क्लियर है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर के अंदर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ग्लास की बात करें तो उसमें हो जाएगी आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो स्पीड है वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। क्लियर? सो यू विल फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। तो जो इफेक्ट हो रहा है, मतलब पहले एयर में थी, अगर किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। पहले किसी सॉलिड मीडियम में थी, देन एयर के अंदर चली गई तो क्या हो गया, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम के हिसाब से लाइट का जो पाथ है वो चेंज होगा। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. तो इन सब से हमें क्या पता चला, यही पता चला कि हर एक मीडियम के अंदर जो लाइट का पाथ है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, ठीक है। और इसीलिए हमें चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light इन सेकेंड मीडियम चेंजेस। तो क्या होगा, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को एंटर कराते हैं तो क्या होगा, दूसरे मीडियम के अंदर जाके वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आया? क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट ऑब्लिकली गिरती है किसी सरफेस पे, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो टकरा के दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो जो इंटरफेस है यानी जो बाउंड्री है कॉमन, वहाँ से वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। ऐसा प्रतीत होता है हमें, है ना। तो क्यों होता है वो, इसलिए क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। और इसी वजह से हमें क्या होती है चीज़ों, मतलब जैसे पानी के अंदर या एयर के अंदर हमें अलग अलग तरीके से, अगर हम दोनों की बाउंड्री को मिला देते हैं तो हमें चीज़ें बैंड हुई प्रतीत होती हैं, या फिर वो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्लियर है? सो इन सभी केसेस को समझने के लिए या इस फिनोमेना को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। सो क्या है फर्स्ट एक्टिविटी आपकी, हम एक कॉइन ले लेते हैं। प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर विथ योर आई टू साइड अबव वाटर एंड ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। क्या होगा, हमने एक बकेट को पानी से भर लिया, ठीक है, ये मान लो ये बीकर है, इसे पानी से भर लिया, और हम कॉइन को जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम इसे देखेंगे, मतलब यहाँ से देखोगे तो कॉइन आपको यही नजर आएगा, जब हम इसे इसकी साइड से देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये रहा ग्लास टम्बलर, ठीक है, और हमने इसे इसमें कॉइन डाल दिया।
अब कॉइन को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बीच में नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको इसकी साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर है, मतलब अपनी एक्चुअल हाइट पे नज़र नहीं आता, यानी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ हमें नज़र नहीं आता। इसलिए अगर हम साइड से देखते हुए इसे उठाएंगे तो एक ही बार में आप इसे नहीं उठा सकते, ठीक है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? सो डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? तो क्या आप कॉइन को उठा पाओगे? नहीं उठा पाएंगे। फिर से रिपीट द एक्टिविटी। वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो? तो आप ऐसा एक ही बार में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक्चुअली कॉइन यहाँ पे है, बट हमें कहाँ अपीयर होगा? हमें थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा, और अगर हम इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे तो कॉइन है ही नहीं, तो हम इसीलिए नहीं उठा पाते। सो आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस एंड कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर्स। तो आप अपने फ्रेंड को भी ऐसा करने के लिए बोलिए और कंपेयर कीजिए, क्या वो ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। देखो, जब साइड से आप देखोगे ना, जो ग्लास की स्लैब बीच में आ जाएगी। अब देखो, डायरेक्ट देख रहे हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, हम साइड से जब देखेंगे तो जो रे है पहले कहाँ है, मतलब पानी से, फिर ग्लास से टकराएगी, फिर ग्लास से फिर हमारी आंखों के पास आएगी, इस तरीके से। देखो ये ऐसे होगा ना रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे एयर था और यहाँ पे ग्लास है। तो इस तरीके से जब देखोगे तो यानी वो मीडियम चेंज करती जाएगी। तो जो दो इंटरफेस आए हैं बीच में, उनकी वजह से क्या होगा, हमें यानी जो लाइट की रे है वो बार बार रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और बार बार रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगा, हम उसकी एक्चुअल पोजीशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और जब एक्चुअल पोजीशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो हम उस कॉइन को उठा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम सिक्के को नहीं उठा पाते। कब? एक ही गो में सक्सीड नहीं हो पाते। तो सिर्फ ऐसा आप ही नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? मतलब दिखाना नहीं है पहले से उनको आपको, ठीक है। सेम अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी करके देखें, क्या हुआ, हमने एक बाल ले लिया और इस बाल के अंदर हमने क्या किया, एक सिक्का रख दिया और हम थोड़ा दूर चले गए, ठीक है। कब तक दूर जाएंगे? ताकि हमें जो ये कॉइन है वो नजर आना बंद हो जाए, सिर्फ हमें इसका किनारा दिख रहा है ना, और साइड वाला दिख रहा है, सिक्का हमें नहीं दिख रहा। और जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे ना, तो हमें क्या होगा, हम वहीं उसी पोजीशन पे खड़े जब हमें सिक्का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, जो आपका कॉइन है ना वो उसकी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो क्या लगेगा हमें कि सिक्का तो आपका ऊपर आ गया है, एक्चुअल में सिक्का कहाँ था, बॉटम में ही था, ठीक है। सो प्लेस अ लार्ज शेलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट ए कॉइन ऑन इट। एक बाल लेके टेबल पे उसे रख दो और उसके अंदर एक सिक्का डाल दो। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपीयर फ्रॉम योर साइट। और क्या हो, हम बाल से दूर जाते जाएंगे, कब तक, जब हमें सिक्का दिखाई देना बंद हो जाए। आस्क अ फ्रेंड टू pour water gently into the ball without disturbing the coin। So अपने फ्रेंड को उस बाल के अंदर पानी डालने के लिए बोलिए, ठीक है, लेकिन सिक्के को टच नहीं करना है। क्या होगा, कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन। जहाँ आप हैं वहीं से आप सिक्के को देखते रहिए, क्या नजर आएगा। डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन एंड हाउ कुड दिस हैपन। तो क्या आपको अपनी पोजीशन से कॉइन नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, विजिबल होगा अगेन। किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि पहले सिक्का किस में था? एयर के अंदर, बाउल के अंदर रखा है तो बाउल में भी तो एयर हो गई, ठीक है। जब हम उसे पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे एयर और वाटर की बाउंड्री होगी, जितना पानी आप डालोगे सिक्का आपको उतनी ही ऊपर दिखेगा, ठीक है। सो द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन pouring वाटर into द बॉल। ऐसा क्यों हुआ? इट स्लाइटली रेज अबव इट्स एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ये हमें ऐसा प्रतीत होता है उभरा हुआ, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर है? ऐसे ही जैसे आप ग्लास के अंदर डालोगे पानी, ठीक है, सिक्के को पानी में डाल दिया,
या पहले पानी डालिए ऊपर से सिक्का डाला, तो जब तक पानी कम था मतलब आपको तब नजर आ रहा था, अब आपको सिक्का नजर आना बंद हो गया। लेकिन जब आप इसे साइड से देखोगे तो कैसा लगेगा, आपको उभरा हुआ नजर आएगा। पहले यहाँ था लेकिन अब डिसअपियर होना बंद हो गया। अब इसमें आप पानी डालते रहिए तो क्या होगा, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखते हैं कि लाइट एंटर करती है, तो जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ओब्लिकली, तो क्या होगा, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।